ड्रामा की शुरुआत में हमें 2025 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम जियांग शाओ नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत जल्दीबाजी में अपनी कार चलाकर कहीं पर जा रही थी। पर तभी उसकी एक ट्रक से टक्कर हो जाती है, जिस वजह से उसकी कार डिसबैलेंस होकर ब्रिज से सीधा पानी में जाकर गिरती है। जहाँ गिरते वक्त उसके फ़ोन से एक अनाउंसमेंट होती है कि अब सिस्टम एक्टिवेट होने के लिए तैयार है, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद हमें सीधा 2012 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम हमारे मेन लीड चिलियान को देखते हैं, जो अपने बेस्ट फ्रेंड शूजियांग को हॉस्पिटल लेकर जा रहा था क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी। जहाँ हमें फ्लैशबैक से पता चलता है, जहाँ पर एक बिल्डिंग में कुछ लोगों की लड़ाई चल रही थी, तभी एक बंदा शूजियांग को नीचे धक्का दे देता है, जिससे उसकी ये हालत हो गई थी। प्रेजेंट में शिलांग डॉक्टर से बात कर रहा होता है, जहाँ वो उन्हें बताता है कि शूजियांग एक एथलीट है और वो बहुत ही जल्द प्रोविजनल टीम को ज्वाइन करने वाला था, पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि उससे अभी काफ़ी सारी इंजरीज हुई हैं, इसलिए फ़िलहाल के लिए उसे रिहेबिलिटेशन में डाल दिया जाता है जब तक वो ठीक ना हो जाए। तो इसका मतलब ये था कि फ़िलहाल वो बिल्कुल भी नहीं खेल सकता था। ये जानकर लियान को उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। थोड़े टाइम बाद हम लियान को हॉस्पिटल के टेरेस पर शूजियांग के साथ देखते हैं, जहाँ वो साइड में खड़े होकर अपने डैड से फ़ोन पर बात कर रहा था। वो बोलता है कि वो अब अब्रॉड शूजियांग के सेटल होने के बाद ही जाएगा, लेकिन जैसे वो फ़ोन पर बात करने के बाद शूजियांग की तरफ देखता है तो वो व्हीलचेयर पर नहीं था, जो देखकर लियांग घबरा जाता है और आसपास देखने लग जाता है, पर उसे शूजियांग कहीं पर भी नहीं मिलता, जो बात उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है क्योंकि शूजियांग अभी बिना व्हीलचेयर के कहीं पर भी नहीं जा सकता था, और वो इतनी जल्दी अचानक से यहाँ से गायब कैसे हो गया। लेकिन उसे यहाँ शूजियांग की व्हीलचेयर पर एक अजीब सा फ़ोन मिलता है, जिससे हमने एपिसोड की शुरुआत में जियांग शाओ के पास भी देखा था। यहाँ से अब वापस इन 2025 में आता है, जहाँ पर कोई लाइट हाउस पोर्टल सिस्टम ओपन होने वाला था, वो भी 3 दिनों के अंदर अंदर। फिर हम हमारी फीमेल लीड जियांग शाओ को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी बिजनेसमैन की बेटी थी, और उसके डैड ने उसके लिए मिस्टर शू को हायर किया हुआ था क्योंकि जियांग शाओ अपनी डैड की कंपनी में ही काम करती थी। और यहाँ हम देख पाते हैं कि वो अपने काम को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि वो उस महीने के अंदर भी 13 छुट्टियाँ कर चुकी थी। इसीलिए जब मिस्टर शुआन को उसे कॉल आता है तो वो उसे झूठ बोल देती है कि वो एक एग्जीबिशन में है, जबकि वो असल में किसी क्लब में पार्टी करने के लिए आई हुई थी। जो बात जब मिस्टर शू को पता चलती है तो जियांग शाओ उनका फ़ोन भी कट करके वहाँ से चली जाती है। पार्टी में पहुंचकर अब वो अपने दोस्तों से मिलती है, जिनमें से उसका एक फ्रेंड उसे पूछता है कि वो अपने नए बॉयफ्रेंड को उन लोगों से कब मिलवा रही है, तो वो उन्हें बता देती है कि उसका बॉयफ्रेंड कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाला है। तभी जियांग शाओ का नया बॉयफ्रेंड, जिसका नाम बोयू है, वो वहाँ पर आ जाता है, जिसे लेने के लिए वो एंट्रेंस पर जाती है, जहाँ बोयो से बोलता है कि वो ऐसी जगह पर अक्सर नहीं आता, पर वो उसे अपने साथ अंदर लेकर जाती है और अपने दोस्तों से मिलवाती है, जो सभी लोग उसे ड्रिंक करने के लिए फोर्स करते हैं। तो जियांग शाओ ने बोलती है कि उसे ड्रिंक से एलर्जी है, पर उसके फ्रेंड्स उसे काफ़ी फोर्स करते हैं, तो उसके बदले जियांग शाओ ड्रिंक्स पी लेती है। अब जब बोयू वॉशरूम जाता है तो वॉशरूम के बाहर एक लड़की खड़ी हुई थी, जिसे देखकर बोयू पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिससे हम लोग समझ पाते हैं कि वो उसे जानता है। अब वो लड़की यहाँ पर उसे बोलने लग जाती है कि तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया, जबकि हम दोनों तो लवर्स थे। जो सब कुछ दिखाने के लिए जियांग शाओ को एक फ्रेंड उसे यहाँ पर लेकर जाता है, जो देखकर वो काफ़ी अपसेट होती है, पर तभी उसका ध्यान वहाँ खड़े एक फोटोग्राफर पर जाता है, जिससे जियांग शाओ उसका कैमरा लेकर सीधे बोयो के पास जाती है और उसे समझाती है कि उसे अपनी इमेज सही करनी चाहिए, और फिर वो उस लड़की को भी सुनाने लग जाती है। असल में बोयो एक मीडिया कंपनी का ओनर है और काफ़ी फेमस भी है, तो वो लड़की इस तरीके की फ़ोटोज़ लेकर बोयो को फंसा रही थी, इसलिए वो उसे धमकाती है कि वो फेमस होने के लिए बोयो को इस सब में इन्वॉल्व ना करे। फिर वो यहाँ से बाहर चली जाती है, जहाँ उसके पीछे पीछे बोयो भी आता है, तो वो उसे अपनी कार लेने के लिए भेज देती है। इसी बीच उसका फ्रेंड उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो बोयो पर ट्रस्ट ना करे, तो जियांग शाओ से बोलती है कि बोयो हमारे साथ बिजनेस करता है और हमने उसकी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो मुझे धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये बोलकर वो यहाँ से बोयो के साथ अपनी कार में चली जाती है, जहाँ वो उससे पूछती है क्या तुम मुझे सच में पसंद करते हो, जिस पर वो हामी जवाब देता है। अगले दिन अब जियांग शाओ अपनी फ्रेंड रियो से मिलती है, जो कि उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त थी, जहाँ हमें पता चलता है कि जियांग शाओ ने रियो के कैफे में इन्वेस्ट करके उसकी मदद भी की हुई थी। रियो फिर यहाँ पर उसे बताने लग जाती है कि अब उसका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है और वो अपने कैफे की एक और ब्रांच भी ओपन करना चाहती है, और इसी को सपोर्ट करने के लिए वो जियांग शाओ से मदद मांगती है, जिसके लिए वो तैयार भी हो जाती है। अब यहाँ से वो एक इवेंट में जाने वाले थे, इसलिए वो उसे उसका स्कार्फ चेंज करने के लिए बोलती है, क्योंकि उसने नकली स्कार्फ पहना हुआ था। यहाँ से अब हम इवेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर जियांग शाओ ने रियो के कैफे से ही सब कुछ ऑर्डर किया हुआ था, जो देखकर सभी लोग उसकी बुराई कर रहे होते हैं कि कैसे वो अपनी दोस्त को प्रमोट कर रही है, और साथ ही रियो का कैफे इतना छोटा सा है, उसके आइटम्स भी इतने अच्छे नहीं हैं, वो अपनी दोस्त की मदद से इतनी बड़ी कंपनी में आ पाई है।
जो सब चीज़ें सुनकर रियो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी वहाँ पर जियांग शाओ आती है जो कि उसके लिए स्कार्फ गिफ्ट लेकर आई थी और वो उसे इस तरीके से देखकर बोलती है कि तुम इतना ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। वो उसे थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोलती है। जहाँ वो बोयू को उसे घर ड्रॉप करने के लिए भी कहती है, पर रियो मना करती है, लेकिन बोयू के इंसिस्ट करने पर मान जाती है। अब शाम को इवेंट खत्म होने के बाद जियांग शाओ नोटिस करती है कि रियो अपना स्कार्फ वहीं पर भूल गई थी, इसलिए वो उसे देने के लिए उसके कैफ़े में जाती है, जहाँ पर उसे बोयू और रियो की बात करने की आवाज़ आती है, जो बोलते हैं कि दूसरा कैफ़े ओपन होते ही हम लोग जियांग शाओ को सच बता देंगे कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। जो सब सुनकर वो बहुत ज़्यादा शॉक रह जाती है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड और उसकी बेस्ट फ्रेंड मिलकर उसे चीट कर रहे थे। पर यहाँ पर वो इन दोनों को कुछ भी नहीं बोलती और बाहर जाकर बैठ जाती है। जैसे ही रियो वहाँ पर आती है तो जियांग शाओ को वहाँ पर देखकर शॉक हो जाती है, पर फिर वो उससे नॉर्मली बात करने लगती है। लेकिन जियांग शाओ उसे डायरेक्टली पूछ ही लेती है कि तुम्हारे और बोयो के बीच में क्या चल रहा है। अब क्योंकि जियांग शाओ को उसका सच पता चल गया था तो बोयो उससे माफ़ी मांगने लग जाती है। वो बोलती है कि वो बोयो से ब्रेकअप करने वाली थी, पर उसने उसे फोर्स किया उसके साथ रहने के लिए। लेकिन अब जियांग शाओ किसी की भी नहीं सुनती। वो रियो से कैफ़े में लगाई गई अपनी इन्वेस्टमेंट भी वापस मांग लेती है, जिससे कि रियो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसका ये कैफ़े जियांग शाओ पर डिपेंड था। इसलिए वो गुस्से में जियांग शाओ को ये बोल देती है कि उसने खुद कभी किसी काम को सीरियसली नहीं लिया है और इस कैफ़े में जो भी मेहनत किया वो सिर्फ उसी ने की है, पर फिर भी सभी लोग जियांग को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं। और यहाँ तक कि उसने तो उसका बॉयफ्रेंड भी उससे छीन लिया, जो सुनकर जियांग शाओ को और भी ज़्यादा बुरा लगता है और वो उसके बिजनेस से अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब जब रियो को रियलाइज़ होता है कि ऐसा करने से उसका काफ़ी नुकसान होने वाला है, तो वो जियांग शाओ के पैर पकड़ के उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा ना करे। पर जियांग शाओ बोलती है कि यही सब तो तुम्हें मुझे धोखा देने से पहले सोचना चाहिए था, और बोलकर चली जाती है। जैसे रियो पीछे से खड़ी होकर रोकने की कोशिश करती है और बोलती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इस ब्रिज से कूद जाऊंगी। पर फिर भी जियांग शाओ उसकी बात नहीं सुनती, क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया था, इसलिए वो उसे बिना कुछ बोले ही यहाँ से चली जाती है। रात में हम देखते हैं कि जियांग शाओ अपने घर पर काफ़ी ज़्यादा सैड होती है, जहाँ उसे बार बार बोयू का कॉल आ रहा था, जिसे जब वो उठाती है तो वो उसे बताता है कि रियो गायब हो चुकी है। ये सुनकर जियांग शाओ काफ़ी परेशान हो जाती है और अगली सुबह उस ब्रिज पर आती है, लेकिन रियो उसे वहाँ पर कहीं भी नहीं मिलती, जो देखकर वो अपने डैड को मैसेज करती है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। मैंने रियो को आत्महत्या करने पर मजबूर किया और अब वो कहीं पर भी नहीं मिल रही। यहाँ बोयो भी उससे मिलकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जियांग शाओ उसे बता देती है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है उसके और रियो के बारे में। तभी उससे मिस्टर शू का कॉल आता है, इसीलिए वो उनसे मिलने के लिए जाती है। अब जैसे ही जियांग शाओ वहाँ पर आती है तो वो उसे एक दूसरा फ़ोन देते हैं, क्योंकि जियांग शाओ का फ़ोन एविडेंस की तरह उसके अगेंस्ट में यूज़ किया जा सकता था, और ये ठीक वैसा ही फ़ोन था जैसे कि लियांग को अपनी दोस्त की व्हीलचेयर पर से मिला था। यानी कि मिस्टर शू जानबूझकर जियांग शाओ को किसी मोटिव से ये फ़ोन दे रहे थे। साथ ही यहाँ पर वो उसे काफ़ी अजीब बातें करने लग जाते हैं कि उसे पता करना होगा कि वो इस दुनिया में क्यों आई है और इस दुनिया में आने का उसका क्या मकसद है, जिनकी सारी बातें जियांग शाओ के ऊपर से जा रही थी। और वो उन्हें रियो को ढूंढने के लिए बोलती है, तो वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे ढूंढ लूँगा, तो मैंने जो चीज़ बोली तुम उसके बारे में सोचना। साथ ही वो यहाँ पर उसे वो मैसेजेस भी दिखाते हैं जो कि उसने अपने डैड को भेजे थे, जो देखकर रियो थोड़ा सा शॉक हो जाती है, क्योंकि वो मैसेजेस मिस्टर शू के फ़ोन पर भी आए हुए थे। यहाँ से अब हम सीधा रात का समय देखते हैं, जब लाइट हाउस सिस्टम का पोर्टल क्रिएट होने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। तभी उसे मिस्टर शू का फ़ोन आता है, जो उसे बताता है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, इसलिए 15 मिनट में उस ब्रिज पर आकर मिलो। जियांग शाओ यहाँ उनसे पूछने की कोशिश करती है कि क्या उन्हें रियो मिल गई, पर तभी उनकी आवाज़ कट जाती है और लाइट्स फ्लक्चुएट होने लग जाती है, इसलिए वो फटाफट अपने घर से निकलती है, जहाँ रास्ते में वो काफ़ी तेज़ी से कार चला रही थी। और ये वही सीन था जो हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। रास्ते में वो फिर से मिस्टर शू को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि 15 मिनट में उसके ब्रिज तक पहुंच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर से कॉल कट जाता है, इसलिए वो बहुत तेज़ी से कार चलाती है, जहां उसका एक्सीडेंट होने के बाद सीधा उसकी कार पानी में जाकर गिरने लगती है और उसी वक्त वो लाइट हाउस सिस्टम का पोर्टल भी ओपन हो जाता है। सीन अब वापस से हमें 2012 का दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि शू जियांग को गायब हुए अब काफ़ी साल हो चुके थे, जिसके गायब होने पर लियान अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहा था। तभी अचानक से शू जियांग का वही पोर्टल वाला फ़ोन रिंग करने लग जाता है। जैसे लियांग उसे चेक करता है तो उसमें किसी की लोकेशन दिखाई दे रही थी, जिससे उसे लगता है कि शायद जियांग वापस आ चुका है, लेकिन वो तो असल में जियांग शाओ थी, जिसकी लोकेशन उस फ़ोन में उसे दिखाई दे रही थी, जो कि अब टाइम ट्रैवल करके सीधा यहाँ पर आ चुकी थी। अब जैसे ही जियांग शाओ को होश आता है तो वो अपने आप को एक सुनसान जगह पर पाती है और उसके सर में चोट भी लगी हुई थी, जहाँ वो सबसे पहले अपने पास मौजूद एक आई कार्ड को देखती है, जिसे देखकर वो बोलती है कि मेरी आईडी तो बदल चुकी है। फिर वो सुनसान जगह से निकलकर रोड की तरफ आती है तो उसे अचानक सर में दर्द होने लग जाता है और वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो गाइस ये थे आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।